हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 22 के करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया था और इस कोर्स में हम पूरे करंट अफेयर्स मैराथन सेशंस की फॉर्म में 2 पार्ट्स में कवर करने वाले थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने मंथ ऑफ मई, ठीक है, मई 21 से फरवरी 22 तक के करंट अफेयर्स कवर किए थे। वो हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 लॉन्च कर रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स को कवर कर रहे हैं, मतलब मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, तो इन 2 महीनों के जो करंट अफेयर हैं वो इन सेशंस में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। हमारे सारे वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एंड फ्रेंड्स, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और मार्च एंड अप्रैल में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे रिगार्डिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो वो 1 बाय 1 हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहला इशू है हिजाब वाला। ठीक है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट था, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं काफ़ी सारे, तो उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि वियरिंग हिजाब इज़ नॉट असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, ये कहा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। तो देखो, मुद्दा ये था कि वहाँ के स्कूल्स में जो मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहन के आती थी तो उसको परमिट नहीं किया गया था। ठीक है, उसको मना कर दिया था। उसके अगेंस्ट में कोर्ट्स में लोग चले गए थे। तो वहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि वियरिंग ऑफ हिजाब, ठीक है, ये बेसिकली इस्लामिक फेथ में असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है एंड इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कौन सा आर्टिकल है? 25। तो देखो, आर्टिकल नंबर 25 आपको टिप्स पे होना चाहिए। देखिए, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। ये जो आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं देता है, बल्कि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है? बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ये वहां पे मेंशन किया हुआ है। मतलब जो स्टेट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 21। तो भाई इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती है। जो रिसेंट में डिसीजंस हुए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है और ये डॉक्ट्राइन किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो देखो, यहाँ पे आपको शिरूर मठ केस, ये 1954 का केस है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया था, ठीक है, स्टैब्लिश किया था। ओके, और ये डॉक्ट्राइन क्या बोलती है कि ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, तो इसमें एक रिलीजन की असेंशियल प्रैक्टिस जो होगी केवल वही प्रोटेक्टेड होगी, बाकी नहीं होगी। ओके, और ये कौन डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, असेंशियल है या नहीं है? तो कोर्ट्स करेंगे। ओके, और इसीलिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो वियरिंग ऑफ हिजाब है ये असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप समझे मेरी बात? तो शिरूर मठ केस 1954 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द टर्म रिलीजन विल cover all rituals and practices that are integral to a religion and took upon itself the responsibility of determining essential and non-essential practices of a religion. Okay, तो शिरूर मठ केस हमने पार्ट 1 में भी किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और देखो, इससे जुड़ा
एक दूसरा इशू है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। देखिए इस तरह की डॉक्ट्राइंस जो हैं ऑलरेडी मेंस में पूछी हुई हैं, है ना, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो भाई ये जो केस था कि हिजाब परमिसेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इस केस में जो चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई परमिशन मिलनी चाहिए कि मुस्लिम गर्ल्स इसको पहन के स्कूल जा सकें, तो उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया था कि जो कोर्ट्स हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन इसको अडॉप्ट करना चाहिए। कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रिंसिपल को समझना, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होता है और इसका मतलब क्या है। तो देखो अगर आप इसके टर्म्स को आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली अकोमोडेशन, ठीक है, और वो अकोमोडेशन रीजनेबल होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली देखो ये डॉक्ट्राइन ये बोलती है कि डिसेबिलिटी, हेल्थ कंडीशन और पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स थी, ठीक है, उनका पर्सनल बिलीफ है कि भाई हेड स्कार्फ पहन के जाना है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो और आपको इक्वलिटी को प्रमोट करना है, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और अगर हम देखें प्राइमरली जो डिसेबिलिटी सेक्टर है, राइट सेक्टर है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो पर्सन से विद डिसेबिलिटी, तो उनको बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिए जाना जरूरी है ताकि वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकें सोसाइटी में। तो काफ़ी सारी सुविधाएं उनको दी जाती है, जैसे कि उनके लिए रैंप बना दी जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, रीजनेबल अकोमोडेशन की डॉक्ट्राइन यहाँ पे फॉलो की जा रही है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए वर्क साइट्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है, रैम्प्स वगैरह बना दी जाती हैं, तो वहाँ पे इस डॉक्ट्राइन का यूज होता है और इस केस में कोर्ट ने इसको मना कर दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, शिरूर मठ केस, उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। 1954 का केस है जिसमें इस डॉक्ट्राइन को, असेंशियल डॉक्ट्राइन वाली, ठीक है, उसका इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। अब देखो सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अब देखो ये हर साल ही न्यूज़ में रहता है, ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 44, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है, ये बात करता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, ऑल अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। गोवा में है, आप देखना, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 44 है जो इस बात को करता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं तो सिविल मैटर्स में कॉमन लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, ठीक है, एक सिंगल लॉ होना चाहिए जो सारी रिलीजियस कम्युनिटी के जो सिविल मैटर्स होते हैं, जैसे कि मैरिज, शादी, डाइवोर्स, तलाक, ठीक है, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, ठीक है, तो इनको जो डील करे तो उसका एक सिंगल लॉ होना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो देखो अभी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, तो रिलीजन के हिसाब से पर्सनल लॉज बने हुए हैं और ये सिस्टम एकदम फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, ये सिस्टम एकदम फ्रेगमेंटेड है। अगर हम बात करें हिंदू की, ठीक है, तो हिंदू में कौन कौन आता है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो बेसिकली इनके लिए लॉ बने हुए हैं, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो ये उससे गवर्न होते हैं। लेकिन मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, ये इनके खुद के पर्सनल लॉज हैं जिनसे ये मैटर्स गवर्न होते हैं। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजन वहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पर भी लोकेशन के हिसाब से जो है रूल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो काफ़ी जो है नॉन यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। ओके, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाना चाहिए। अब देखो ये जो डिफरेंट केसेस हैं ना, इनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये केसेस कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला है 1985 का शाहबानो केस, ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो शाहबानो केस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होगा जो आपको पता होना चाहिए 1985 का।
इसके बाद सरला मुदगल केस है 1995 का। और देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब 80% पॉपुलेशन एक पर्सनल लॉ के अंडर में आ सकती है जो कि कोडिफाइड है, तो बाकी भी आ ही सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा शायरा बानो केस जो अभी रिसेंट है 2017 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो तलाक के बिद्दत मतलब ट्रिपल तलाक, 3 बार आपने तलाक बोल दिया आपका तलाक हो गया, तो इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन तीनों केसेस का संबंध किस चीज़ के साथ है, तो जवाब क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये आपको पता होना चाहिए। राइट, आगे बढ़े चलो। तो ये टॉपिक भी हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब देखो अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया। भाई देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बात करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की, लेकिन कहीं पर भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द टर्म माइनॉरिटी इट इज़ यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है किया हुआ है, लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, नहीं, ये कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी, ओके, उसमें ये कहा गया था कि ये एक्ट एक NCMEI नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये 2004 का एक्ट है, और ये बेसिकली पावर देता है सेंटर को कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको नोटिफाई कर सकता है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया था कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलनी चाहिए कि वो माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दे। तो बेसिकली ये मुद्दा था। ठीक है, तो उसमें यह कहा गया था कि जैसे अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो लक्षद्वीप हो गया, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, पंजाब एंड मणिपुर, तो यहाँ पे हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। और जो पेटिशनर थे उन्होंने 2 केसेस की बात की थी, वन है TMA पाई केस, ये 2003 का केस, और दूसरा है बाल पाटिल केस 2005 का। ठीक है, तो भाई ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये केसेस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, तो TMA पाई फाउंडेशन केस है 2003 का, एंड दूसरा है बाल पाटिल केस, ये 2005 का केस है, और इनका संबंध किससे है वो हम देख लेते हैं। देखिए इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 30, अब देखो भाई आर्टिकल नंबर 29 और 30, 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अच्छे से कर लेना, सवाल आ सकता है। जो आर्टिकल 30 है वो क्या बोलता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 29 एंड 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो TMA पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 30, ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटीज़ कौन होंगी ये बेसिकली आपको स्टेट वाइज कंसिडर करना होगा। तो वही बात जो उस पिटीशन में कही गई थी तो वो यहाँ पे की जा रही है, और यही सेम चीज़ कही गई थी बाल पाटिल केस में। ठीक है, द लीगल पोजीशन क्या है कि द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग स्टेटस ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज वुड बी स्टेट, तो ऐसा उस पिटीशन में कहा गया था। ठीक है, अब भाई सेंटर ने क्या जवाब दिया वो भी देख लेते हैं। तो भाई सेंटर ने ये कहा कि भाई ये जो पेटिशनर का आर्गुमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टेट्स कैन ऑल्सो सर्टिफाई इंस्टीट्यूशन एज बीइंग माइनॉरिटी। ठीक है, ये सेंटर ने कहा है कि स्टेट कर सकते हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने 2016 में ज्यूज को वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाई किया हुआ है, तो स्टेट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट था सेंटर का, और सेंटर ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है इनके पास कॉन्करेंट पावर्स हैं। तो भाई कॉन्करेंट पावर्स, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टू इनेक्ट लॉ टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड देयर इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये केसेस कौन से हैं, किसके पास क्या पावर है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो स्टेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको इरोड किया गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी एक्ट है, आपको पता होगा। ठीक है, माइनॉरिटी एक्ट है 92 का, उसमें ये पावर दी हुई है किसको,
सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी है और जो गवर्नमेंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और इससे जुड़े 2-3 आर्टिकल्स हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कौन से हैं? आर्टिकल 2930 जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर 350B, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस किस कम्युनिटी को माइनॉरिटी नोटिफाई किया हुआ है। तो देखिए ये जो पावर है ये मिलती है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 92 से, ठीक है। ये पावर कहाँ से मिलती है? इसका एक्ट है 92 में इसको बनाया गया था और इसके थ्रू नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इसको बनाया गया जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देखिए 1993 में, ठीक है, 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी नोटिफाई किया गया था। ये कौन कौन सी थी? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। ओके, इसके बाद 2014 में इसमें एडिशन होता है और जैन्स को भी जो है माइनॉरिटी बता दिया जाता है। तो देखो एक साथ डिक्लेयर नहीं किया था, शुरू में केवल 5 थे, उसके बाद जैन जो हैं उनको 2014 में ऐड किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, तो ये था अबाउट माइनॉरिटी, किसके पास क्या पावर है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस किस को नोटिफाई किया हुआ है। अब अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देखो ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने डी नोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स होती हैं इनके डेवलपमेंट को लेकर जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए इनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी होती हैं। तो देखो दे आर कम्युनिटीज़ दैट वर नोटिफाइड एज बीइंग बॉर्न क्रिमिनल्स, ठीक है, पैदा होते ही उनको क्रिमिनल मान लिया जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम, ठीक है। और कौन कौन से लॉज थे? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। दे आर मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड जो है ये ट्राइब्स होती हैं। तो 1871 का एक्ट है, ब्रिटिश रिजाइम के टाइम पे कुछ कम्युनिटीज़ को पैदा होते ही क्रिमिनल मान लिया जाता था, उनको बॉर्न क्रिमिनल कहा जाता था, ठीक है। तो इनको विमुक्त जाति भी कहा जाता है, ठीक है। एंड क्रिमिनल ट्राइब्स का मतलब क्या है? मीन्स ऐसी ट्राइब जो कि एडिक्टेड है टू द सिस्टमेटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि नॉन बेलेबल होगा तो वो ऐसा करती रहती हैं, तो उनको पहले से ही इन्होंने नोटिफाई कर दिया है ना। एंड वंस ए ट्राइब बिकेम नोटिफाइड एज क्रिमिनल ऑल इट्स मेंबर, तो जितने भी मेंबर्स होंगे दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द लोकल मजिस्ट्रेट। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आईपीसी के तहत उन पे एक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये मतलब था जो नोटिफाइड जो ट्राइब्स थी उनके साथ क्या होता था, ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इन 1952 क्या हुआ? इस कम्युनिटीज़ को जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया। तो पहले होते हैं नोटिफाई और बाद में इनको डी नोटिफाई कर दिया, इसलिए इनको डी नोटिफाइड ट्राइब के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक बात है नोमैडिक, सेमी नोमैडिक की, तो बेसिकली ये वो ट्राइब्स होती हैं जो एक जगह पे नहीं रुकती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अपना प्लेस चेंज करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल बंजारा, जिस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो वो होती है नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। और मेनली देखो एससी एसटी जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं ये उनसे बिलोंग करते हैं। अब देखो इन कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कमीशंस हैं, बोर्ड्स वगैरह बनाए गए हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नाम पूछे जा सकते हैं कि इस कम्युनिटी का संबंध किसके साथ है, किसके लिए बनाया गया था। तो देखिए अनंत शयनम अयंगर कमेटी 1949, ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस कम्युनिटी द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वॉज रिपील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनंत शयनम अयंगर कमेटी, इसको आप याद रखना। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक नेशनल कमीशन बनाया गया था 2006 में जो हेड किया था बालकृष्ण
सिद्धराम रेंके। तो भाई रेंके कमीशन, ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई रेंके कमीशन का संबंध किसके लिए साथ है। तो भाई जो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। और देखिए इसके साथ साथ ये जो कमीशन था, इसने इनकी पॉपुलेशन भी बताई थी, ठीक है। एस्टिमेटेड देयर पॉपुलेशन एट अराउंड 11 करोड़ बेस्ड ऑन सेंसस 2001। तो काफ़ी ह्यूज नंबर है ना। तो यूपीएससी नंबर्स भी आपसे पूछ सकती है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी अच्छा इनका नंबर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया था और उसके चेयरमैन कौन है, भीकू रामजी इदाते, ठीक है। तो भाई ये जो नाम है ना, ये नाम याद रखना है, ठीक है। भीकू रामजी इदाते, इस रेंके कमीशन इदाते, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। एंड पॉपुलेशन 11 करोड़ कब थी, 2001 सेंसस, ठीक है। तो यह है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वो है डेथ पेनल्टी। अब देखो ये ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कर चुके थे, ओके। अभी बेसिकली ये केस था छन्नू लाल वर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई बिफोर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन जो है वो करना चाहिए कोर्ट्स को। देखिए आजकल काफ़ी डिमांड होती है कि कोई हीनियस क्राइम होता है तो तुरंत उसको फांसी दे दो, बट देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो ये कैपिटल पनिशमेंट है, जो फांसी की सज़ा है, जो डेथ पेनल्टी है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में ही आपको देनी चाहिए, ठीक है। हर क्राइम में इसको नहीं देना चाहिए, सारे क्राइम्स जो हैं एक लेवल के नहीं होते हैं। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में ही ये जो पनिशमेंट है ये आपको देनी चाहिए। और ये डॉक्ट्राइन किस केस में स्टेब्लिश की थी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें प्रोसेस क्या फॉलो करना है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये था मची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1983 का केस है, ठीक है भाई। तो ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए। छन्नू लाल वर्मा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बच्चन सिंह एंड मची सिंह एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अनएक्सप्लेन डिले, ठीक है, ऐसा डिले जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इन एग्जीक्यूशन वॉज ए ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी। अब यहाँ पे बात आती है कि कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो डेथ पेनल्टी है, जो कि एक बहुत ही हार्ड पनिशमेंट है, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे लाइटर फॉर्म में, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, सिंपल हो सकता है, रिग्रेस हो सकता है। तो आप उसकी जो है फॉर्म चेंज कर दोगे, उसको एक लाइटर फॉर्म में आप उसको चेंज कर दोगे, ये होता है कम्यूटेशन, ठीक है। तो ये रूलिंग थी 2014 की। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है, कम्यूटेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ये था डेथ पेनल्टी और इसको काफ़ी डिटेल में हमने पार्ट 1 में किया हुआ है, इसलिए इसको इतना डिटेल में मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका अभी 37th फाउंडेशन ईयर था, ठीक है, 37th फाउंडेशन ईयर था, इसलिए न्यूज़ में था, ओके। देखो भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जिसको 1986 में सेटअप किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 1985 में किया था, 1987 में किया था, तो नहीं, 1986 में किया था। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या है, रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। तो भाई क्राइम की जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, किस स्टेट में हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है, ठीक है। सो एज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रस, ठीक है। तो भाई इन्वेस्टिगेटर्स को असिस्ट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिपोजिटरी कौन है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो नेशनल लेवल पे जो भी क्राइम हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स के लिए इस ब्यूरो को बनाया गया है, ओके। इसके अलावा देखो क्वेश्चन क्या बनता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डेटा एज डिफाइंड बाय द आईपीसी। तो आईपीसी प्लस स्पेशल एंड लोकल लॉज, वहां पे क्या आएगा क्वेश्चन कि केवल आईपीसी के जो क्राइम है उसी को एनालाइज करेगा, उसी को कलेक्ट करेगा, नहीं भाई, आईपीसी प्लस स्पेशल एंड लोकल, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1986 में, तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था भाई, टंडन कमेटी,
ऐसी कमिटियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। टंडन कमेटी एंड MHA's टास्क फोर्स 1985 इसकी रिकमेंडेशन थी, जिसके बाद इसको बनाया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये भी जो MCQs होंगे उसमें 1 2 3 4 में आ जाएगा कि कौन कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव है, और फिर आपको वहाँ पे सब कुछ पता होना चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखो, जैसे कि नेशनल डेटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ ऑल क्रिमिनल्स इन इंडिया, ये कौन मेंटेन करता है? NCRB। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा पुलिस के लिए IT एप्लीकेशन को डेवलप करना, उसको क्रिएट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, ये पूरा काम भी NCRB का होता है। इसके अलावा देखिए, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन स्टेटिस्टिक्स ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स एट द नेशनल लेवल, ये भी इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना नेशनल लेवल पे, किसके लिए? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इसके पास सारा रिकॉर्ड है तो मेंटेन तो करना पड़ेगा। इसके अलावा टू फंक्शन एज द नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिंगरप्रिंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई दूसरी एजेंसी होगी। ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होती है NCRB की, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। फंक्शंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला फंक्शन जो सबको पता होता है वो है कि जो CCTNS है, ठीक है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी NCRB के पास है। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनके नेशनल डेटाबेस को मेंटेन करती है, ओके। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, इसकी पूरी सेंट्रल नोडल एजेंसी NCRB ही है। देखो भाई, ये काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है याद करना, आराम से याद कर सकते हो। इसके अलावा देखो, हमने करंट अफेयर क्विज में एक क्वेश्चन लिया भी था, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वो भी NCRB के पास है। देखिए, इसमें बेसिकली इंटीग्रेशन हो रहा है किसका? जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, फोरेंसिक हो गया, कोर्ट्स हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रिजन्स हो गया, इन सब का इंटीग्रेशन हो रहा है IT सिस्टम के थ्रू, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? NCRB के पास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा NCRB, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़े आगे, चलो। अगला टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम लोग रेडी हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है वो हमें समझना होगा। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्शन टू ऑल 3 टीयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सेंटर, स्टेट और जो आपका लोकल जो बॉडीज़ हैं, तो इनके जो इलेक्शन है ये बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन में होंगे। मतलब जो एक बंदा वोट डालने जा रहा है तो सबके लिए एक बार में ही जाएगा वोट डालने, ये इसका मतलब होता है। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम अर्बन बॉडीज़, पंचायतों की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली ये आते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसलिए अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या होगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन सच ए मैनर दैट इलेक्शंस टू लोकसभा, इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेट असेंबलीज दे आर सिंक्रोनाइज टुगेदर। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में लोकसभा के और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक ही दिन होंगे, नहीं। इसका केवल ये मतलब है कि एक बंदा जो वोट डालने जा रहा है तो वो लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट एक साथ डालेगा, ठीक है। हो सकता है कि गुजरात में आज हो रहा हो, ठीक है, राजस्थान में कल हो जाए, टाइम चेंज हो सकता है, फेज वाइज मैनर में इसको किया जा सकता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सारे जो इलेक्शंस होंगे वो सिंगल डे होंगे एट द सेम टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके, ऐसा नहीं होगा। इनको फेज वाइज मैनर में किया जा सकता है, ओके, क्लियर है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई एक बंदा जाएगा, ठीक है, और पूरे इंडिया में एक ही दिन इलेक्शन हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं यार, बहुत सारी मशीनरी आपको चाहिए होती है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है एक्स्ट्राडिशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यर्पण, ठीक है। भाई नीरव मोदी हो गए, आपके माल्या साहब हो गए, तो अक्सर न्यूज़ में बने रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, डेफिनेशन क्या है कि एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट, ठीक है,
टू अनदर ऑफ दोज whom it is desired to deal with for crimes of which they have been accused और कन्विक्टेड। ठीक है, देखो एक्यूजेशन भी हो सकता है और कन्विक्शन भी हो सकता है, एंड आर जस्टिफाइबल इन द कोर्ट्स ऑफ अदर स्टेट। ठीक है, तो भाई अगर इंग्लैंड से इंडिया में लाना हो, ठीक है, इंडिया में लाना हो तो बेसिकली यही बात यहाँ पे कि जो अक्यूज्ड है और जो कन्विक्टेड है जस्टिफाइबल इन द कोर्ट्स ऑफ अदर स्टेट, तो यहाँ पे जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि केवल कन्विक्टेड के लिए ही होगा, अक्यूज के लिए नहीं हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा देखो एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फॉर एन अक्यूज कैन बी इनिशिएटेड इन द केस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी हो सकता है, अंडर ट्रायल है उसमें भी हो सकता है, एंड कन्विक्टेड है तो उसमें भी हो सकता है। तो तीनों ही कैटेगरी हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसका लीगल बेस क्या है, वो है द एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और इसकी नोडल अथॉरिटी कौन सी है जो ये पूरा प्रोसेस देखेगी, द कॉन्सुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। एन अलीज्ड ऑफेंडर मे नॉट बी एक्स्ट्राडिटेड। ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई हो ही जाए, तो कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे कि अगर दो कंट्री के बीच में ट्रीटी है ही नहीं, देखिए ट्रीटी होनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर ट्रीटी नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ए ट्रीटी स्टेट्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड। ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ओके, और ट्रीटी हो गई तो उस ट्रीटी में वो क्राइम भी होना चाहिए, अगर वो क्राइम वहाँ पे मेंशन नहीं है तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, सो नो ट्रीटी टाइम। इसके अलावा देखो प्रोसीजर कंसिडरेशन, जैसे कि जो एक्ट है, ठीक है, जो एक्ट है उसके प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, वो प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो भी नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए रिगार्डिंग एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यर्पण। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला आता है रूल्स फॉर रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन ऑफिसर। अभी जो शाह फैजल थे, जम्मू कश्मीर कैडर है, तो बेसिकली इनको वापस ले लिया गया सर्विस में। तो इससे कुछ पॉइंट्स निकलते हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो भाई, इनका जो रेजिग्नेशन था वो 2019 में दिया था, जो एक्सेप्ट नहीं किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू सम ऑफ हिज पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, और इनको वापस ले लिया गया सर्विस में। तो अब इससे सवाल उठते हैं, क्या लिया जा सकता है, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि नहीं है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, रिज़ाइन किसको करना पड़ता है, कहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वे देखो जो ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस, तो इनके जो रेजिग्नेशन होते हैं दे आर गवर्न बाय रूल्स 51 एंड 51A ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स ऑफ 1958। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो भाई अगर कोई ऑफिसर है जो कि किसी स्टेट में सर्व कर रहा है, तो वो किसको रिजाइन सबमिट करेगा, वो करेगा स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, सबसे पहली बात। इसके अलावा देखो मान लो कोई सेंट्रल डेपुटेशन पे है, तो वो किसको करेगा, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, तो उसको वहाँ पे करना होगा। ठीक है, अगर आप स्टेट में हो तो वहाँ के सीएस को कर दो। ठीक है, अगर आप सेंटर में डेपुटेशन पे गए हो तो जो आपकी मिनिस्ट्री है उसमें जो सेक्रेटरी है उसको आपको जो है सबमिट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर मान लो स्टेट में आप हो और आपने चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कर दिया अपना रेजिग्नेशन, तब क्या प्रोसेस है, द कंसर्न स्टेट इज सपोज टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑन द इश्यूज ऑफ ड्यूज एंड विजिलेंस स्टेटस अलोंग विद रिकमेंडेशन। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी इंफॉर्मेशन भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, बिफोर फॉरवर्डिंग द रेजिग्नेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई क्या कोई ड्यू अभी पेंडिंग है क्या, ठीक है, कोई करप्शन का केस वगैरह चल रहा है क्या, तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये भेजी जाएगी। ओके, अगर ऐसा कोई केस पेंडिंग है, ठीक है, तो उस केसेस में जो रेजिग्नेशन होते हैं वो उनको नॉर्मली रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, कि नहीं भाई अभी इंक्वायरी चल रही है। ओके, अब आता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कौन सी हैं। तो भाई देखो आईएएस के केस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आईपीएस के केस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड अगर फॉरेस्ट सर्विस है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये इनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो पूरा डिसीजन लेंगी।
ओके। अब देखो इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक बार रेजिग्नेशन सबमिट हो गया तो वो जो है ऑफिसर को परमिट कर सकती है कि उसको विड्रॉ कर ले, ठीक है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सारी सुविधाएं, भाई ये रूल्स कौन बनाता है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। तो सारी विंडोज ओपन कर रखी हैं, ओके, कि रिजाइन कर दो उसके बाद भी आ जाओगे, ठीक है। तो वो सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये रूल्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगला टॉपिक आता है डे लाइट हार्वेस्टिंग, इंपॉर्टेंट है। डे लाइट की हार्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए न्यूज़ में क्यों था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डिसाइडेड टू प्रमोट अ यूनिक स्टार्टअप इन द लेटेस्ट डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड इम्प्रूव बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंसी। देखो भाई सिंपल सी बात यह है कि जो डे लाइट है आप उसको बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हो, ओके। तो उसी का पूरा कॉन्सेप्ट है डे लाइट हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मेथड ऑफ सेविंग द एनर्जी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लाइटिंग। इसमें जो अवेलेबल सनलाइट है आप उसका यूज़ करोगे तो जो आर्टिफिशियल जो लाइटिंग है उसका यूज़ कम हो जाएगा, ओके। तो भाई बाहर की रोशनी के हिसाब से जो आपकी बिल्डिंग की रोशनी है उसको एडजस्ट करोगे, कम ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो इसमें सेंसर्स होंगे जो ये देखेंगे कि बाहर कितनी लाइट है, और अगर लाइट ज़्यादा है तो अंदर की लाइट को कम कर दो, अगर बाहर लाइट कम है तो अंदर की बढ़ा दो। तो इस तरह से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एनर्जी सेव कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें लाइट सेंसर्स जिनको फोटोसेल सेंसर्स बोलते हैं उसका यूज होता है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है डे लाइट हार्वेस्टिंग का, ओके। क्लियर है, काफ़ी आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला इंफॉर्मेशन है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022। देखो अभी बेसिकली प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया है, ओके। इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो भाई बेसिकली जो ओरिजिनल एक्ट है वो 1920 का है और अभी 22 चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बदल चुका है और इस टाइम में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसके बेसिस पे आप जो है किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। तो पहले जो चीज़ें मेंशन की थी, ठीक है, 1920 वाले एक्ट में कि क्या क्या डेटा आप ले सकते हो, अब उसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई टू एक्सपेंड द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द मेजरमेंट्स, ठीक है। तो मेजरमेंट उसको बोलते हैं कि क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो डेट विल हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, ठीक है, इन्वॉल्व इन ए क्राइम, ठीक है। भाई यही क्रिमिनल है तो आप कुछ डेटा लोगे उससे, ठीक है। तो कौन कौन सा डेटा आप ले सकते हो इसके स्कोप को बढ़ाया गया है क्योंकि टाइम चेंज हो गया है और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसके अलावा रिटेंशन ऑफ डिटेल्स, अब क्या हो गया है कि डिटेल्स कलेक्टेड टू बी रिटेन्ड इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कितने साल के लिए, 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इसके अलावा अगर कोई बंदा नाटक करता है, रेजिस्टेंस देता है कि नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, तो फिर उसको आप एक ऑफेंस मान सकते हो अंडर आईपीसी, ठीक है। तो ये भी एक इसमें चीज़ डाला गया है। अब देखो इसमें केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले क्या चीज़ परमिसिबल थी कि कौन कौन सा डेटा ले सकते हो, फिंगरप्रिंट्स ले लो, फुटप्रिंट्स ले लो, फोटोग्राफ ले लो। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है तो भाई आइरिस स्कैन ले लोगे, रेटिना स्कैन ले लोगे, ठीक है। फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स आप ले सकते हो, उसके सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग वगैरह ले सकते हो। तो इस स्कोप को जो है वो बढ़ा दिया गया है और यही पर्पस था इस एक्ट को लाने का, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो भाई अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इसने ये कहा था कि ये जो नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये पिछले 4 साल से डिसफंक्शनल है, ठीक है, और हैज़ नॉट डिलीवर्ड अ सिंगल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। तो भाई इसीलिए बस ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट कब प्रेजेंट करता है और किसको प्रेजेंट करता है। तो भाई ये प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करता है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को करता है, ये बात ध्यान रखना, पार्लियामेंट को नहीं, प्रेसिडेंट को करता है एनुअली, ठीक है भाई। एनुअली
एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट। ठीक है, तो भाई ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 साल से नहीं किया है तो यही क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। ठीक है, बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो तो खैर आपको पता ही है इस कमीशन के बारे में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेंगे और एनुअली करेंगे एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट। ओके, तो ये हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब अगला पॉइंट है डारलोंग कम्युनिटी। तो भाई आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि भाई ये जो कम्युनिटी है त्रिपुरा से बिलोंग करती है। ठीक है, त्रिपुरा से बिलोंग करती है और शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, बस इतना याद कर लो, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। बेसिकली अभी रिसेंटली लोकसभा ने एक जो है ऑर्डर पास किया है जिसमें डारलोंग कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा इसको एसटी लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो केवल इतना याद कर लो कि डारलोंग कम्युनिटी ये बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब है, कहाँ की? त्रिपुरा की, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो सवाल क्या बनेगा कि भाई इसको कौन रिलीज करता है? तो आंसर है नीति आयोग। ठीक है, और इसमें टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है, गुजरात ने टॉप किया है। बाकी कौन से स्टेट से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। और इन सब में देखो क्या चीज़ कॉमन है, कोस्टल स्टेट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा अगर समुद्र के किनारे आप हो। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब ये जो इंडेक्स है नीति आयोग इसको पब्लिश करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंकरेज अ फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट्स। मतलब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। ठीक है, और उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं, किस तरह से पॉलिसीज़ काम कर रही हैं, वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, ये पूरा इसके थ्रू देखा जाता है। ठीक है, और इसमें मेनली 4 पिलर्स हैं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो इंपॉर्टेंट है और इसको कौन रिलीज करता है वो इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल पूछे जाएंगे। ओके, तो अगर कोस्टल स्टेट्स में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा। ठीक है, तो ये इन्होंने टॉप किया हुआ है, बाकी चीज़ भी आप देख लेना। ओके, मेनली तो नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, यही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। अब आते हैं अगले टॉपिक पे और वो क्या है? ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 22। देखो यार, जो पब्लिक सेक्टर में बहुत सारा डेटा है, मान लो आप हॉस्पिटल गए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, आपने वैक्सीन लगाई तो वहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से आप बैंक गए, गवर्नमेंट बैंक, तो वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो पब्लिक डेटा है इसको यूज़ कर सकते हो किसके लिए? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए ये ड्राफ्ट इंडिया पॉलिसी जो है अभी लॉन्च की गई है। ओके, और इस पॉलिसी में क्या कहा गया है? एनी डेटा शेयरिंग शेल हैपन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में ही उसको करना होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ना, दिस पॉलिसी कम्स इन अ बैकड्रॉप ऑफ ए गवर्नमेंट कमिटी फॉर्म्ड इन 2019, जिसको किसने हेड किया था? इन्फोसिस के फाउंडर थे एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, टू ड्राफ्ट अ नॉन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे एस गोपाल कृष्णन कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। संबंध किसके साथ है, एसोसिएशन किसके साथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और भाई जहाँ तक बात है नॉन पर्सनल डेटा की, तो ये कौन सा डेटा है? विच इज़ नॉट पर्सनल डेटा, मतलब जिससे आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है CAG ऑडिट ऑफ UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका ऑडिट हुआ है, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अथॉरिटी है UIDAI, ये बेसिकली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ठीक है, जिसको 2016 में अंडर आधार एक्ट इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों बनाया गया था? टू असाइन 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम आधार नंबर बोलते हैं, टू ऑल द रेजिडेंट्स। ठीक है, तो ऑल द रेजिडेंट्स को जो है ये आधार नंबर मिल जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है UIDAI की, द यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो 12 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, 4 × 3 इस तरह से होगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। चलो अगला टॉपिक है ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल, ठीक है। ये बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केप टाउन कन्वेंशन। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई केप टाउन कन्वेंशन रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है, इसका रिलेशन किस चीज़ के साथ है, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो भाई अभी जो मिनिस्ट्री है हमारी सिविल एविएशन की, उन्होंने इस बिल को लेके लोगों से उनके कमेंट मांगे हैं, ओके। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, हम देखते हैं कि भाई इशू क्या है और एक केप टाउन कन्वेंशन क्या है। देखो ये जो बिल है ना, ये बिल बेसिकली जो केप टाउन कन्वेंशन था उसके जो प्रोविज़न है उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, ओके। और ये जो कन्वेंशन है 2001 का है और इंडिया ने इसको बेसिकली 2008 में ज्वाइन किया था। अब इसका पर्पस क्या है, दिस लॉ विल हेल्प इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज टू रिपसेस एंड ट्रांसफर प्लेन। देखो क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इंटरनेशनल कंपनियां होती है, जिनके पास बहुत सारे प्लेन्स हैं, जिनको लीज पे दे देती है। मान लो कि इंडिया में किसी कंपनी को लीज पे दे दिया, बट कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो गया, तो अब क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो आप बाहर नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है, किसी और कंट्री में लेके नहीं जाओगे, क्योंकि अपने कंट्री के कुछ लॉज हैं, कंपनी एक्ट है, IBC है, तो मामला बहुत खिंच जाता है। तो उस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए ये जो बिल है इसको लाया जा रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, केप टाउन कन्वेंशन में, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ है, ओके। एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि द प्रपोज लॉ प्रोवाइड्स रेमेडीज सच एज रीपसेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो कन्वेंशन है केप टाउन कन्वेंशन, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। इसका पर्पस क्या है, टू स्टैंडर्डाइज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मूवेबल प्रॉपर्टी। तो भाई इमूवेबल नहीं होगा, मूवेबल होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके ट्रांजैक्शन में क्या प्रोसेस वगैरह होगा, तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको बोलते हैं केप टाउन कन्वेंशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलो अगला टॉपिक है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो भाई ये जो उत्सव है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू ब्रिंग बैक 4 लाख आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो आउट ऑफ स्कूल जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं जो 11 से 14 साल की एज ग्रुप में है, उनको आपको फिर से एजुकेशन सिस्टम में लेके आना है, ठीक है। तो भाई इस तरह के जो एम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस पे अक्सर UPSC क्वेश्चन पूछती है, आपको घुमा देगी, 11 to 18 कर देगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये केवल आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स के लिए है, ओके। एंड देखो इसमें जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ किया जाएगा, लाइक स्कीम्स फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ओके। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड एज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट। तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी ही होगी, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला टॉपिक है सागर परिक्रमा। तो भाई अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, इन्होंने इसको सागर परिक्रमा को इनोग्रेट करने वाले हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ कोस्टल फिशर फोक, ठीक है। तो जो कोस्टल जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि फिशरीज़ वगैरह को करती हैं, तो उनके क्या इश्यूज़ हैं उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए ये सागर परिक्रमा जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च करने वाली है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, ओके। ये एक तरह की नेविगेशन जर्नी होगी टू बी कंडक्टेड इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी। तो भाई ऑल, ऐसा नहीं है कि कुछ में करेंगे, ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स यूटी हैं सब में इसको जो है कंडक्ट किया जाएगा, उनके जो इश्यूज होंगे उसको जानने की कोशिश की जाएगी। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। इसकी शुरुआत हो रही है गुजरात से,
तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया सागर परिक्रमा, इंपॉर्टेंट है, तो नाम से आप गेस नहीं कर पाओगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम है तेलंगाना दलित बंधु स्कीम। देखो भाई, दलित बंधु स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या चीज़ हो रही है, ये आपको जानना जरूरी है। देखो भाई, ये जो स्कीम है इसमें क्या होगा, पर फैमिली 10 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। पर फैमिली ₹10 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अमंग दलित, ठीक है। तो जो दलित कम्युनिटी है तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, उसके लिए डीबीटी होगा 10 लाख रुपए का पर फैमिली, एंड गोइंग टू बी द बिगेस्ट कैश ट्रांसफर स्कीम इन द कंट्री, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक दलित सिक्योरिटी फंड भी होगा जो कि मैनेज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 10 लाख रुपए पर फैमिली, पर्पस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। एक दलित सिक्योरिटी फंड भी होगा जो कौन मैनेज करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो ये है तेलंगाना दलित बंधु स्कीम, ओके। अब बढ़ते हैं अगली स्कीम पे, और वो है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। देखो, पीएम स्वनिधि आपको सबको पता है, ठीक है, और उसमें जो वेंडर्स हैं उनको लोन वगैरह दिया जाता है। तो ये उसी का एडिशनल प्रोग्राम है। इसका क्या नाम है, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इसका कंपोजिशन वगैरह क्या होता है। अब देखो, ये जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पीएम स्वनिधि जो बेनिफिशियरीज हैं और जो उनकी फैमिलीज हैं, तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग इस प्रोग्राम में की जाएगी, ठीक है। तो क्या वो फैमिलीज एलिजिबल हैं फॉर 8 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। तो भाई ये जो 8 स्कीम्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन कौन सी स्कीम के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये 8 की 8 स्कीम्स आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। अब एक बार पीएम स्वनिधि भी देख लेना। बेसिकली स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान, ठीक है, किसके लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अप टू 10,000 रुपीज़ का जो लोन इसमें दिया जाएगा। और इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, सिडबी, ठीक है, सिडबी इसको कर रहा है। तो भाई जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स वगैरह होते हैं ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सेकंड में क्या आएगा कि इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। अब देखो, अगली स्कीम है पीएम दक्ष स्कीम, जिसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, क्योंकि 2 महीने में और कितने टॉपिक होंगे, इतना कर लो काफ़ी है। तो 2 पार्ट हम लोग करवा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो भाई ये जो स्कीम है ये 2021 से इम्प्लीमेंट हो रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एलिजिबल ग्रुप है उनको आपको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह देने हैं, ठीक है। तो दक्ष से वो चीज़ समझ में आ रही है। क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या सभी लोग एलिजिबल है, नहीं। जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, एससी, ओबीसी, ठीक है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होंगे, जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली 3 कॉरपोरेशंस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बैकवर्ड क्लासेस, एंड नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये 3 कॉरपोरेशन है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, ओके। तो फ्रेंड्स, इन 2 महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो बेसिकली सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एंड काफ़ी कुछ हम जो हमारा पार्ट 1 था हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे तो काफ़ी स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, काफ़ी कम न्यूज़ थी जो इस पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं किया है तो पार्ट 1 डेफिनेटली करो, ठीक है। वो 4 घंटे का लेक्चर है, ओके। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कोर्सेज पसंद आते हैं, ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो आप
को क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ओके, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। सो हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।